आदाब। मुझे पूरा यकीन है कि आज जिस हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। आप एक बेहतरीन कलाकार हैं, एक लाजवाब सोशल एक्टिविस्ट और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शबाना आजमी जी। शबाना जी, वेलकम एंड आदाब। शबाना जी, हम लोग एक बहुत ही खौफनाक दौर से गुजर रहे हैं, खास तौर से महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ, दिल्ली में भी कल 25 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। आप इस पूरा जो कोरोना का जो स्ट्रगल चल रहा है, इसमें आप कैसे जूझ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसी दुर्घटना घटी है कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे जिम्मेदारी ठहराएं और ये कहें कि अरे ये इनकी फॉल्ट है, ये इनकी फॉल्ट है, ये ऐसा वक्त आ गया है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम इस वक्त क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जिसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से हमको ये नहीं पता चला है कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम में है कितनी सारी लूप होल्स हैं। अब जो लोग पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काम कर रहे हैं उनमें से मैं अपने आप को भी एक समझती हूँ, ये कई सालों से हम कह रहे हैं कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको हमको ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है कि अगर किसी तरह की इस तरह का पैंडेमिक आए या कोई भी एपिडेमिक आए तो उसको हम पूरी तरह से उसके साथ जूझ सकें। तो एक तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि अब अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो फिर और कोई मौका नहीं आता। अगर पिछले साल भी हमने ये किया होता तो आज जो स्थिति है वो शायद इतनी नहीं होती। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। बात तो है हमारे मुल्क की, बात तो है हमारे डॉक्टर्स की, बात है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की, जो अपना सब कुछ छोड़कर लगे हुए हैं अपनी फैमिलीज को, अपने वक्त को, हम अपने नींद को, उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। इसलिए जो मोटी मोटी चीज़ें हमें बार बार समझाया जा रहा है कि देखिए, आप मास्क पहनिए, आप लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप अपने हाथ धोते रहिए, ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मेरी अभी भी समझ में नहीं आता है कि मैं लोगों को देखती हूँ कि वो बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ क्या सोच रहे हैं, इनको क्या इस चीज़ की परवाह नहीं है, या क्या ये जो संदेश है वो लोगों तक पहुँचा नहीं है। क्या कर सकते हैं? तो पहले हम शुरू करें अपने परिवार से, अपने खानदान से। सबसे पहले हम ये देखें कि अपने परिवार के जितने, अपने खानदान के जितने भी सदस्य हैं, क्या हमने उनको बैठकर वाकई सच्ची तरह से, अच्छी तरह से समझाया है कि ये पैंडेमिक क्या है और इसके लिए क्या एहतियात करना ज़रूरी है। क्या हम सचमुच जहाँ जहाँ हमारा कन्वीनियंस है वहाँ हम इसको ओवरलुक कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ हमको बाज़ार से चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत है, तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि कोशिश पूरी तरह से ये करें कि जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको एक साथ मंगाएं, घर पे मंगाएं, बाहर न जाएं। मैं तो अभी भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो बार-बार चले जाते हैं बाज़ार, क्योंकि वो समझते नहीं ये हमको नहीं लगेगा। तो ये जो एहतियात बरतनी है, ये मैं समझती हूँ हम सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, और ख़ास तौर से जो अपने ख़ानदान के जो लोग हैं और अपने स्टाफ जो है उनकी देखभाल करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। मुझे लगता है सच्चे बिल्कुल सच्चाई से हम जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी जो हालत है उस हालत को हम समझें तो ये बेहतर हो सकता है। जी, आपने एक बहुत अहम बात कही कि आजकल जो है हम लोग एक दूसरे पर जो है निशाना साध रहे हैं, खास तौर से देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, मैंने किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को
वैसे तो सोशल मीडिया पे काफ़ी वो पोस्टिंग्स करते हैं, लेकिन मैंने किसी भी नेता को अपने काडर्स को ये अपील करते हुए नहीं सुना कि वो अपने काडर्स को कहें कि लोगों की मदद करें, किसी तरह से अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो करें। तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसा वक़्त है कि सबको साथ मिलके काम करना चाहिए रादर देन इस तरह के जो फ़िक्रे कस रहे हैं या फिर एक-दूसरे पर उँगलियाँ उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये वक़्त है कि हमको इस वक़्त को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि इस वक़्त खुदा ना ख़ास्ता कोई वॉर हो रही हो। अगर वॉर होती तो हम सब लोग एक साथ आ जाते हैं ना, और हमको ये लगता है कि देखिए ये आपत्ति सबके ऊपर आई है। तो ये वक़्त है कि हम सब एकजुट होके अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ और अपने मुल्क के लिए जो भी हो सकता है हमसे मुमकिन, वो करें। इसके साथ-साथ देखिए इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्ती से सेंटर से मांग रहा है कि भाई आपका नेशनल प्लान क्या है। जो जी। हाई कोर्ट्स हैं वो भी बहुत सख्ती से मांग रहे हैं। तो ये तो चल रहा है, लेकिन हम खास तौर से मुझे लगता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं हमारे घर पे, उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके ख़ानदान के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। पिछले साल ये हुआ था कि जब हमने देखा था कि माइग्रेंट लेबर किस तरह से वापस गया था, तो हम में से बहुत ऐसे थे जिन्होंने पर्सनली भी और अपने एनजीओ के ज़रिए इन लोगों की मदद की। लेकिन अब हमको सबक सीख लेना चाहिए कि देखिए हमने जिस तरह से लॉकडाउन किया था वो गलत बात थी। अब की बार हमको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल रही है। तो हमारे जो लेबर हैं और हमारे अतराफ जो लेबर हैं जो घबराए में हैं, क्या उनके लिए हम कुछ करें? देखिए असल में क्या है, मैं मानती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उसमें बहुत बड़ी ताकत है। आम तौर पे होता ये है कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँचती, और क्योंकि नहीं पहुँचती तो वो घबराहट में गलत-सलत स्टेप्स उठाते हैं। इन्फॉर्मेशन हम देखिए, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, मतलब मेरा ही एनजीओ है मिजवा वेलफेयर सोसाइटी। मिजवा एक छोटा-सा गाँव है आज़मगढ़ में। तो वहाँ हमने रोज़गार ढाबा करके पिछले साल से ही एक स्कीम शुरू की, जहाँ के जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स थे, उनके लिए हमने एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया, जिसमें वो जान सकें कि कहाँ-कहाँ इस वक़्त नौकरियाँ उपलब्ध हैं, कौन से सरकारी जगहों पर ये नौकरियाँ मिल सकती हैं। किसी फॉर्म को अगर फ़िल करना है, तो ये फॉर्म किस तरह से फ़िल किया जा सकता है, किस तरह से उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, कुछ भी। ये सब चीज़ें जो हैं ये सरकार की तरफ से तो हैं, लेकिन ये लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुँच सकती, और इसलिए हम अगर ये कोशिश करें कि इनको हम इस तरह की जानकारी दें, एक कदम आगे उठा रहे होंगे। और चुनांचे जितने लोगों की हमने मदद, तो क्या मदद अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हमारे से हो सका हमने ये जानकारी दी है, वो लोग आज इस सिचुएशन में नहीं हैं। जी। जो जिस तरह से हमने पिछले साल देखा था, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था ना शबाना जी, वो जी। आजकल नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या ये खौफ है कि लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं, लोग ज़्यादा खौफ़ हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा चैरिटी इंस्टीट्यूट्स थे, जो इवन रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो ऑर्गनाइज़ेशंस थे चैरिटेबल, वो लोग सामने आ रहे थे, लोगों को राशन बाँट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन इस बार वो नहीं है। हो सकता है कि माइग्रेंट लेबर वाली जो प्रॉब्लम है उतनी इंटेंस नहीं है। नहीं, देखिए प्रॉब्लम तो बहुत इंटेंस है, जो लास्ट ईयर थी उससे कई ज़्यादा है। लेकिन बात ये है कि खाने-पीने का इंतज़ाम तो कम्युनिटीज़ कर सकते हैं, मगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कहाँ से करें? आप मुझे बताइए कि जो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, वो कहाँ से करेंगे? जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, वो कहाँ से करेंगे? तो अब इंडस्ट्री से कुछ ऑक्सीजन डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जो डाइवर्ट किया गया है वो काफ़ी नहीं है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये करना पड़ेगा, जी। क्योंकि जो आदमी है वो, हाँ, वो पैसे दे जी। सकता है, वो कर सकता है,
मगर ये इस वक्त जो है पैसों की कमी से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास बेड्स नहीं है। आईसीयू में जिन लोगों को रहना चाहिए उनको नॉर्मल कमरे में 3-3 लोगों के साथ उनको सर्व कर रहे हैं। इट्स अ वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी सिचुएशन। इंडीड यस। मुझे पता नहीं कि हम सब लोगों को पूरी तरह से इस बात का एहसास है कि नहीं, यहाँ पूरी तरह से एहसास है कि ये जो है शायद हमारे मुल्क पर इससे बड़ा कोई कलामिटी नहीं आई। जी जी। और एक चीज और भी है, मुझे शबाना जी, एक तरह से मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो इंडिया की इमेज बनी थी बन गई अनफॉर्चुनेटली, कि देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनल डिवाइसिवनेस इन इंडिया और इतना ऑन द रिलीजियस लाइंस। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है जब उस इमेज को हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं? पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर है, इंडिया पर है। क्या आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल सही बात आपने की है कि ये ऐसा वक्त है कि हमारे अंदर जो रिलीजियस डिवाइड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, मैं नहीं समझती हूँ हैं, ये जो है राजनीतिक दल इसके साथ खिलवाड़ करते आए हैं और अब ऐसा सिचुएशन आ गया है। लेकिन इस वक्त ये सब भूल जाएं और सोचें कि नहीं, हम लोग एकजुट होकर कैसे काम कर सकते हैं बगैर इस बात का ख्याल करें कि ये अमीर है कि गरीब, ये हिंदू है कि मुसलमान, ये दलित है कि ब्राह्मण, ये औरत है कि मर्द। ये एक मौका है जो पूरी तरह से we can catch the bull by its horns and say this is what we can do to the nation. Absolutely, I agree with you. जी शबाना जी, आप बहुत मुश्किल दौर से पर्सनली गुजरी। एक इतना बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपको एक नया जीवन मिला, और अब एक पूरी तरह से कोरोना का चारों तरफ से घेरा है, इसका डर है। आपने इस दौरान काफी इंट्रोस्पेक्शन किया होगा, जिंदगी का फलसफा का खोजने की कोशिश की होगी। कुछ आपके जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आप शेयर करें हमारे साथ। मुझे एक बात का तो बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है कि हम जो चीज़ों को ओन करना चाहते हैं, कि हमारे पास एक नहीं 10 हैंडबैग्स हो, हमारे पास एक कॉस्ट्यूम नहीं 1000 कॉस्ट्यूम हो, हमारे पास इतने सारे जूते हों, मतलब जो मटीरियल चीज़ें जो हैं जिसके पीछे हम लगे ही रहते हैं कि ये हमारे लिए ये कपड़े चाहिए, ये इन सब की तो मेरे पास अब किसी तरह की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि द हियर एंड नाउ, अभी ये लम्हा आप कैसे गुजार रहे हैं, किस तरह से आप दूसरों के काम आ रहे हैं, क्या आप में ये क्षमता है कि आप दूसरों को दें जब उनको ज़रूरत है, और इतना दें कि आपको तकलीफ हो उससे, सिर्फ इतना ही नहीं कि अच्छा है थोड़ा बहुत दें कि आपको तकलीफ पहुंचे, मगर आप जो हैं जो अपनी बिक्री है, अपने जो लोग हैं उनके लिए काम करें। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास हुआ है कि ये जो पल है, ये पल फिर नहीं आएगा। इस पल की पूरी तरह से आप इज्जत करें और इसके साथ पूरी सच्चाई से आप पेश आए। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा या तो अपने माजी के बारे में सोचते रहते हैं या आगे जो हमारा फ्यूचर होने वाला है उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये जो वक्त है उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। तो इस वक्त को पूरी तरह से जियो, जितनी आप में हमदर्दी है, जितनी आप में सहानुभूति है, जितना आप में प्यार है, वो बांटें। जिन लोगों के साथ बांट सकते हैं वो बांटें। ये डेफिनेटली मुझे, क्योंकि देखिए मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था तो ये तो एक बिल्कुल मौजज़ा था कि मेरी उसमें डेथ नहीं हुई, क्योंकि मेरे स्कल पे चोट लगी थी और स्कल पे एक बहुत थोड़ा सा मेम्ब्रेन, एक बहुत फाइन मेम्ब्रेन होता है, बस वहाँ आके वो रुक गया। अगर वो मेम्ब्रेन को वो हर्ट कर देता तो आई वुड हैव बीन अ वेजिटेबल। तो ये मेरे साथ हुआ है। जाहिर है कि द हियर एंड द नाउ कि मुझे उसकी वजह से
बहुत इज्जत हुई है। जी, बिल्कुल, लिव इन द मोमेंट जो फिलॉसफी है, वो वही जो है सबसे अच्छी है। शबाना जी, आपका इतना बेहतरीन करियर रहा है, मतलब इतना टचवुड आपने इतना कुछ अचीव किया है, लेकिन क्या आप मानती हैं कि आपने अपने फुल पोटेंशियल पर काम किया है और आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? देखिए, इस वक़्त तो मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं मुस्तकिल सितंबर से काम करती आ रही हूँ और पैंडेमिक में मैंने बुडापेस्ट में भी शूटिंग की। मैंने जो शेखर कपूर की जो अंग्रेज़ी फ़िल्म है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, उसमें भी पूरी फ़िल्म हमने कंप्लीट कर ली। एक ऐसे वक़्त पे जो लोग कह रहे थे कि आप कैसे लंदन जा सकते हैं इस पैंडेमिक में, यू विल हैव टू कम बैक, बट वी डिड दैट। फिर उसके बाद मैं बुडापेस्ट वापस गई और बुडापेस्ट में अब मेरा काम ख़त्म हो गया, जो स्पीलबर्ग का प्रोजेक्ट है। मेरा एक और प्रोजेक्ट है, उसके सिर्फ 3-1 दिन शूटिंग बाकी है। और अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस वक्त में हूँ, क्योंकि इस वक्त में कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट को चुना जा रहा है और मुख्तलिफ तरह के रोल्स मुझे मिल रहे हैं। तो मैंने ये शायद इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना सारा काम अभी मिलेगा और मैं उसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ उन राइटर्स की, उन डायरेक्टर्स की, जो मुख्तलिफ चीज़ें करने जा रहे हैं। और मैंने ये भी जाना कि इस ज़माने में मैं अक्टूबर से लेके फरवरी क्यों मार्च तक मुल्क से बाहर रही। और मैंने ये जाना क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में इन्वॉल्व किया, इसलिए ये जो मेंटल परेशानियां जो हो रही हैं वो मैंने महसूस नहीं की। तो काम जो है वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है और उसको आप पूरी सच्चाई से करें, ऐसा मेरा ख्याल है। जी, आप कुछ महीनों पहले हमने नसीर साहब से बातचीत की थी। वो भी लॉकडाउन में थे फंसे हुए, तो वो उन्होंने कई दिलचस्प चीजें बताई कि उन्होंने भी इंट्रोस्पेक्ट किया, बड़े टाइम को उन्होंने इस्तेमाल किया। ही वाज रीडिंग शेक्सपियर प्लेज और उन्होंने उर्दू के बारे में और भी पढ़ रहे थे। तो आप कैसे अपना वक्त देखिए, जब मैं बुडापेस्ट में थी तो मैं किसी के साथ भी नहीं, अब जो लास्ट ट्रिप था, किसी के साथ नहीं गई, जानबूझ के नहीं गई, जी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है नहीं। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे अतराफ लोग होते हैं जो मेरे कंफर्ट के लिए काम करते हैं। तो अब देखते हैं इसका क्या हुआ कि क्या करेंगे। तो मैंने खाना पकाना शुरू किया और खाना पकाना मेरे लिए बिल्कुल अलग चीज़ है, मैंने अच्छा। कभी किया। और आप जानिए कि मतलब उसमें मैं इतनी फ्लॉप रही कि मैं यूट्यूब देखती थी, उसके साथ कोशिश करती थी, मगर मैं जो भी चीज़ बनाती थी उसका टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन उसकी शक्ल खिचड़ी जी, जैसी हो जाती। तो अब मेरा एक नया क्या-क्या बनाया आपने? क्या जी, मैंने बनाया मटर पुलाव, जो कि बुरी नहीं थी। फिर मैंने बनाई सब्जियां, फिर मैंने बनाया चिकन, और सबका मैं कह रही हूँ कि टेस्ट बना, ओ गॉड। और मैंने एक दिन एक दाल बनाने की कोशिश की। अब मुझे जो है वो दाल वो हंगेरियन में लिखी हुई थी। अब मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि ये चने की दाल है कि या मसूर की दाल है या किस चीज़ की दाल है, क्योंकि वो तो सब हंगेरियन में लिखा हुआ था। तो मैंने बोला अच्छा चलो सोचते हैं। और मेरे पास उस वक्त वहाँ कोई भी प्रेशर कुकर नहीं था, तो मैंने 1 आध घंटे उसको भिगोया और जी, फिर उसके साथ कहा कि अच्छा चलो अब पकाते हैं। गल ही नहीं रही है, गल ही नहीं रही है, गल ही नहीं रही है दाल। तो मैंने उसमें ढेर सारे मसाले बनाए, सब कुछ डाल दिया, मगर जो दाल है वो गलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर है ही नहीं। तो विकास खन्ना जो कुक है, जी, जो शेफ है, मिशेलिन स्टार शेफ जी, में, दोस्ती के साथ एक फिल्म में भी काम कर रहे हैं,
मैंने उनको जी, जी। फोन किया, फिर मैंने उनको बताया ये दाल जी। इसी दाल है। तो मैंने कहा अब तो कहते चने की दाल अगर आपके पास है ही नहीं, बर्तन ही नहीं है उसके लिए, प्रेशर कुकर नहीं है, तो ये तो आपको वहाँ ठंड है तो आपको एक दिन पूरा उसको गलाना पड़ेगा और उसके बाद आप करिए। तो अब तो मेरे होगा, लेकिन फिर जाते जाते मैंने बार बना दी और ठीक ठाक थी। ठीक ठाक बनाई। जी शानदार। अब कोरोना में खाने का तो एक पार्ट हो गया, बाकी आप घर कैसे मैनेज कर रही हैं? जावेद साहब को कैसे मैनेज कर रही हैं आप? जावेद साहब को मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जावेद साहब जो हैं अपना ख्याल खुद ही रखते हैं। जाहिर है कि मैं घर से इतने लंबे लंबे अरसे तक बाहर जाती हूँ, तो अगर वो अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम अपने खंडाला के घर में आ गए हैं, जो मुंबई से 2 घंटा जी, जी। और वहाँ जो है सिचुएशन थोड़ी बेहतर है, तो यूजुअल चीजें करने की बहुत वक्त हो गया था किताब पढ़ने को नहीं मिला था, तो किताब पढ़ रहे हैं। जो बाकी का मेरा काम जो रुका हुआ है, स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, जावेद साहब अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो ठीक ठाक गुजारा चल रहा है। जी। अच्छा ये बताएं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है इज बैडली जी, जो फिल्म इंडस्ट्री है इज बैडली हिट, खास तौर से जो डेली वेज अर्नर्स हैं, तो आजकल क्या हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में? कैसे, हाउ आर पीपल मैनेजिंग? देखिए इस वक्त जो है, जो मतलब जो लोग स्टार्स हैं उनके लिए तो कोई खास मुश्किल नहीं, मुश्किल तो है डेली वेज अर्नर्स के लिए। तो जो हमारे जो वेरियस एसोसिएशंस हैं उनको जो है हम मतलब जो भी माली मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैंने खुद की भी है, ताकि जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनको जो पिछले साल तो बहुत ज़्यादा हुई थी, मुझे लगता है अब की बार जो है थोड़ा सा सरकार ने, और मैं ज़रूर मैं उद्धव ठाकरे के लिए कहना चाहूँगी कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ लगातार बैड लक हो रहा है, इसके बावजूद वो बहुत कोशिश करते हैं, जिसको मैं सराहती हूँ। और ये भी लॉकडाउन के लिए उन्होंने बहुत वक्त लगाया लोगों को समझाने के लिए कि देखिए ये आने वाला है, इसके लिए आप बरतिए। फिर उन्होंने जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट पैसे उनके बैंक में देने का काम किया है। तो अब की बात जो है मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार वो ज़्यादा जिम्मेदारी से उन्होंने सीखा है पिछले साल से, और मगर अब जो है वो अभी भी सिचुएशन बहुत गंभीर। जी, जी, बिल्कुल, बेशक, और प्रयास तो सभी सरकारें कर रही हैं, लेकिन ये आपदा ही इस तरीके से है कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। अच्छा एक बात और बताइए शबाना जी, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनसे आप क्या रोजमर्रा बात होती है, खैर खैरियत लेती हैं आप फोन पर, या हाउ डू यू वीडियो कॉल्स? जी जी जी, वीडियो कॉल्स पे फ्रेंड्स से भी लगातार बात होती रहती है। जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे भी, अपने स्टाफ से भी, यस कॉन्स्टेंटली। मतलब ये जो वीडियो कॉल्स हैं उसकी वजह से आप एक दूसरे को देख सकते हैं, जो आपका जो टेंशन है उसको थोड़ा कम कर सकता है। आप क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन से हेजिटेट कर रहे हैं। बिल्कुल भी मैं जी जी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि लोग जो है, मैं हाथ जोड़ के लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज 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 वैक्सीन से मत घबराइए, वैक्सीन लीजिए। मैंने अपने दोनों वैक्सीन ले लिए हैं, और वैक्सीन कोई मैजिक की पुड़िया नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है, जो सुविधाएं, उसमें सबसे ज्यादा वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो आपको संभाल सकता है। इसके बारे में लोग बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अफवाहों पे मत जाइए, वैक्सीन जरूर 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 लगवाइए। और अब तो महाराष्ट्र सरकार 18 साल से जो भी ऊपर है उनको वैक्सीन देने वाला है।
प्लीज वैक्सीन जी लगाइए जी और बेसिकली जो आपका कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। मास्क पहनिए जब आप घर पे हैं, जब आप फैमिली के बीच हैं, तब भी अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो खुदा के वास्ते आप मास्क पहनिए और अपने हाथ बराबर धोते रहिए, और जहां हाथ नहीं धो सकते वहां सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। जी। शबाना जी, आपने हमारे बीच अपने ख्यालात रखे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आदाब, शुक्रिया। आदाब।